नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश और दुनिया में पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। ईद के पाक मौके पर आतंकवादियों की शर्मनाक करतूत। बगदाद के अलबानी साद में फिदायीन कार धमाका, 100 से ज्यादा की मौत। आईएस पर धमाके का शक। देश और दुनिया में आज ईद उल फितर का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को चांद का दीदार होने के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने शनिवार को ईद मनाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद उल फितर के इस मौके पर अपने नागरिकों, खासतौर पर मुसलमान भाइयों बहनों को बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि यह पावन दिन हम सब में सौहार्द और करुणा की भावना का संचार करे। बढ़नी वैसे पहले ही कुरान शरीफ में कहा गया है कि 12 साल की उम्र हो तो उसके ऊपर में हर चीज फर्ज है। रोजा, नमाज, जो अरकान है जैसे इस्लाम के, कलमा, कुरान शरीफ की तिलावत, तो 12 साल की उम्र से फर्ज हो जाता है। बहरहाल जो भी रमजान के महीने के दिन बाकी हैं, घड़ियां बाकी हैं, लम्हे बाकी हैं, उसमें हमने दुआ भी किया और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको लंबी उम्र दे, ताकि आने वाला जो रमजान हो इसी तरह से हम अगले रमजान में भी अल्लाह की रहमतों से उसकी मगफिरत से फायदा उठा सकें। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ ग्राहकी नहीं है। क्या कारण लगता है कि ये मंदी का कारण है, पैसे की क्राइसिस लगती है, ग्राहक दिखते भी नहीं है, रोड भी खाली सुमसम हो जाता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अजमेर से आ रही हैं। ईद के इस मौके पर, अमन और भाईचारे के इस त्यौहार के मौके पर आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। और राजस्थान के अजमेर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां नमाज अता की जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। और इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर से आ रही है जहां ईद की खास नमाज, जहां विशेष जो नमाज है वो अता की जा रही है। शुक्रवार को चांद के दीदार के बाद आज यानी कि शनिवार को देश भर में ईद मनाने का ऐलान किया गया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का त्यौहार ईद मनाया जा रहा है, वहीं इराक की राजधानी बगदाद में शुक्रवार को ईद के मौके पर हुए कार बम धमाके में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। यह कार बम धमाका बगदाद के बिजी मार्केट में हुआ। माना जा रहा है इस्लामिक स्टेट ग्रुप के आतंकवादियों की ओर से किया गया यह अब तक का सबसे भीषण हमला था। आईएस ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यह कार धमाका बगदाद के नॉर्थ ईस्ट में राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर खान बनीसाद में हुआ। इस धमाके में कई इमारतें गिर गईं। पुलिस के मुताबिक ईद के मौके पर खरीदारी कर रहे कई लोग हमले की चपेट में आ गए और उनके पर खच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों के बॉडी पार्ट्स को कुछ लोग वेजिटेबल बॉक्सेस में कलेक्ट कर रहे थे। इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इराक के नॉर्दर्न और वेस्टर्न इलाके पर काबिज आईएस के आतंकवादियों ने ईस्टर्न प्रोविंस के दियाला में भी पहले ऐसे धमाकों को अंजाम दिया है। खान बनीसाद दियाला इलाके में ही है। धमाके के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की। गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है कि श्री श्री रविशंकर की जान को खतरा है। ऐसे में केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।
आतंकवादी संगठनों इस्लामिक स्टेट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने श्री श्री रविशंकर को जान से मारने की धमकी दी है। ये खुलासा हुआ है गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी से। चिट्ठी के मुताबिक इस साल मार्च में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख जब मलेशिया की यात्रा पर थे तो इस्लामिक स्टेट ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मलेशिया में श्री श्री जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल के मैनेजर को इस्लामिक स्टेट का एक धमकी भरा खत भी मिला था। वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर को आग के हवाले कर दिया था। इस सेंटर का उद्घाटन खुद श्री श्री ने 2012 में किया था। इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक खत लिखा है। इस खत में साफ तौर पर कहा गया है कि श्री श्री रविशंकर जब उनके राज्य का दौरा करें तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने माना है कि अमेरिका की तरफ से भी उन्हें इस बारे में आगाह किया गया है। वॉकर हैं ओवरसीज सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा एक एक्स्ट्रा कॉशन के लिए हम लोग को बताया यूएस में ही कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ऐसा थ्रेट्स कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है आपको। लेकिन फाउंडेशन का यह भी कहना है कि उन्हें इस तरह की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉशन लेने की कोई ऐसा कुछ नहीं, हम तो काम करते रहते हैं और गुरुदेव का भी यही कहना है कि ये इसको मीडिया में भी ये सब इतना बड़ा करने का ऐसा दरकार नहीं है। इस्लामिक स्टेट ने श्री श्री पर धर्मांतरण का आरोप लगाया था, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हमेशा से कहता रहा है कि श्री श्री एक आध्यात्मिक गुरु हैं, न कि कोई धार्मिक नेता। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 138वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पहिंद विधि के साथ शुरू करवा रही हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इससे पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाकर आरती की। भगवान जगन्नाथ का रथ अहमदाबाद में 14 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इस दौरान दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यात्रा की शुरुआत शहर के जमालपुर इलाके में स्थित करीब 400 साल पुराने मंदिर से होती है। बता दें आज ही देश भर में ईद उल फितर भी मनाया जा रहा है। ऐसे में अहमदाबाद में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु ओडिशा के पुरी पहुंच चुके हैं। इस बार की रथ यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 1996 के बाद पहली बार पुरानी मूर्तियों को बदला गया है। पुरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उधर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ सज चुके हैं और भगवान शहर के भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार कुछ खास है। ये इस सदी की पहली नवकलेवर रथ यात्रा है, यानी 19 सालों बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदला गया है और इसी के चलते इस बार भक्त और भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। पारंपरिक गाजे बाजे के साथ पहुंचे इन भक्तों का जोश भी देखते ही बन रहा है। देश के लगभग हर कोने से तो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, 7 समंदर पार से भी आए लोग इस ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बन रहे हैं। आज सारे दुनिया के लोग ही जगन्नाथ जी के सामने आए हैं जगन्नाथ जी का रथ दर्शन करने के लिए। इसमें सबका ख्याल है कि इसमें आदमी को मुक्ति मिलता है। बहुत अच्छा लगा, 3 साल से लगातार आ रहे हैं, तो आपकी तो नवग्रह की मूर्तियों के दर्शन करने आए हैं। इस यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के हिस्सा लेने का अनुमान है। ऐसे में तैयारियां भी पुख्ता की गई हैं। 10,000 पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है और करीब 200 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे कि इंटरसेप्टर बोट है, ट्रेन नेवी के 10 लोग हैं जो रिटायर होकर लगे हुए हैं, प्लस हमारा CCTV कैमरा पूरे शहर को कवर कर रहा है, जो कि कवरेज में है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल गुंडीचा मंदिर तक भ्रमण पर जाते हैं, जो उनके एक संबंधी का घर है। ये तीनों देव गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक आराम करते हैं और फिर इसी तरह से उन्हें वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। इस प्रकार ये रथ महोत्सव 9 दिनों तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला गया है। आपसे बर्खास्त होने के बाद प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।
केजरीवाल के इस बयान पर कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी में लौटते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। इस पर प्रशांत भूषण ने उन्हें बेशर्म और पाखंडी करार दिया है। भूषण ने ट्वीट किया है कि नेशनल काउंसिल की बैठक में गाली देने और अपने विधायकों से फिजिकल अटैक कराने के बाद केजरीवाल चाहते हैं कि पार्टी में हमारी वापसी हो। ये बेशर्मी और पाखंडी है। वहीं केजरीवाल के बयान पर योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि हम तो उसी रास्ते पर चले हैं, उन्हीं आदर्शों पर कायम हैं, आप ही भटक गए हैं। आप तय करें, आदर्शों पर वापस आना है या सत्ता प्यारी है। यूपी में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के बाद अब एक आईएएस अफसर ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह ने राज्य सरकार पर न सिर्फ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है बल्कि अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में राज्य सरकार पर बेहद तीखे हमले किए हैं। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के बाद अब यूपी सरकार के निशाने पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह हैं। राज्य सरकार सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन के उल्लंघन के आरोप में सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुकी है। उन्हें नोटिस भी भेजा जा चुका है, मगर आईएएस अधिकारी ने भी विद्रोही तेवर अपना लिया है। सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए सिंह ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने फेसबुक पर न सिर्फ अपने दर्द को बयां किया है बल्कि सरकार को भी जमकर कोसा है। सुनो सर जी, मार डालो पर डराओ मत सर जी। आज एक समाचार छपा, आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को चार्जशीट दी गई। बड़ा सामयिक है, पर भैया कहाँ है ये सब? क्या डरा डरा कर मार डालोगे सर जी? कोई भी विभागीय कार्रवाई गोपनीय होती है। वही जारी होने वाले नोटिस को जारी करने से पहले ही संबंधित विभाग से लीक कर दिया जाता है, तो संपूर्ण कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित मानी जाएगी, वो भी किसी एक अखबार को एक्सक्लूसिव खबर क्यों? फेसबुक पोस्ट में सिंह ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। नकल रोको अभियान के दौरान एक वीआईपी जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जनपद में मारने पीटने के उद्देश्य से भी घेरा गया था। मेरे घर पे भी लोग भेजे गए। कुछ लोग आकाओं को खुश करने के लिए मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। सूर्य प्रताप सिंह के फेसबुक पोस्ट में सर जी का संबोधन किसके लिए है, इसे लेकर तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, मगर माना जा रहा है कि उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सूबे के सीएम अखिलेश यादव ही हैं। चलो हम सब मिलकर अपने सर जी से पूछते हैं, क्यों कर रहे हो ये सब? सर जी क्या टल्ली हो गए हो? टल्ली होना अच्छी बात नहीं। जनमानस की भावना, पीड़ा, दर्द को गंभीरता से लेना चाहिए। बलात्कार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद का फल मीठा नहीं होता। निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना श्वास की खाल से लौ भस्म हो जाए। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। कई बार वो सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा भी ले चुके हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने अपने अभियानों का जिक्र किया है। लेकिन अमिताभ ठाकुर के बाद सिंह ने जिस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे ये सवाल तो है ही कि अखिलेश सरकार में क्या ब्यूरोक्रेसी का दम घुट रहा है। लखनऊ से ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी जालसाजी की जिससे आपको शायद फिल्म बंटी और बबली की याद आ जाए। जी हां, बंटी बबली में दो शातिर चोरों ने फर्जी बाड़ा कर ताजमहल ही बेच दिया था, मगर यूपी के मुजफ्फरनगर में असल जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां कुछ शातिर जालसाजों ने डीएम आवास समेत कई सरकारी संपत्तियों को ही बेच डाला। इस पूरे खेल में सूबे के एक मंत्री का भतीजा भी शामिल था। पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भूमाफिया बहुत पहले से सक्रिय है, मगर अब तो जालसाजों ने फर्जी डीड के जरिए सरकारी संपत्तियों को ही बेच डाला है। बेचे जाने वाली संपत्तियों में डीएम आवास, गन्ना शोध संस्थान, रेलवे स्टेशन, कमला नेहरू वाटिका, नुमाइश ग्राउंड जैसी सरकारी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 675 करोड़ रुपए है। जालसाजी का ये सारा खेल 2003 में शुरू हुआ, जब कुछ लोगों ने खुद को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली का वंशज बताकर इन संपत्तियों का फर्जी डीड कर लिया। इन लोगों का दावा है कि बंटवारे से पहले ये सारी संपत्ति लियाकत अली की थी। फर्जी डीड के बाद इन लोगों ने इन संपत्तियों को बेच दिया। आरोपियों ने संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक बताते हुए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की और अपनी कथित संपत्ति का किराया बढ़ाने की मांग की। पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने हाईकोर्ट में जालसाजी से बनाए गए जमीन के कागजात जमा किए। पूरा मामला सामने आने पर प्रशासन के होश उड़ गए।
आनन फानन में मामले की जांच हुई और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सरकारी संपत्ति दर्ज है और सरकारी संपत्तियों सरकार के कब्जे में है। कतिपय लोगों ने कुछ पार्टनरशिप डीड क्रिएट करके और उसमें शेयर को बेचना और खरीदना दिखाया है। उसमें बहुत सुनियोजित तरीके से नए पार्टनर्स को एडमिट किया, पुराने पार्टनर्स को हटाया और शेयर बेचना दिखाया है। एक प्रकार से उन्होंने उसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके संपत्ति पे अपना बेचना और खरीदने का कार्य किया है। तो इसके संबंध में जानकारी आने पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फर्जीवाड़े के इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनके नाम जमशेद अली, खुर्शीद अली, मुमताज बेगम, इम्तियाज बेगम, रंजन मित्तल, राजीव अग्रवाल और संजय स्वरूप है। संजय स्वरूप तो सूबे के मंत्री चितरंजन स्वरूप का भतीजा है। फर्जीवाड़े के इस खेल पर एसपी जिला अध्यक्ष ने भी चिंता जताई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो दस्तावेज में है वो स्पष्ट है और वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहीं ना कहीं दोष के भागी हैं। उन्होंने इस जिले की संपत्ति को अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी संपत्तियों को न सिर्फ अपने नाम बताने बल्कि उन्हें बेच देने से पता चलता है कि जिले में भूमाफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। मामले की जांच चल रही है, मगर सवाल ये है कि फर्जीवाड़े के इस पूरे खेल में कहीं राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं थी। मुजफ्फरनगर से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बाबूजी धीरे चलना।